Hello guys, this is Elite Pratis and today we're gonna talk about the Doklam standoff. Doklam standoff 2017 में हुआ था, पर मैं अभी इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। एलीट प्रीडिस बिलीव करता है हर उस टॉपिक को हाईलाइट करने में जिसको स्ट्रेटेजिकली डाउन प्ले कर दिया गया, जिसमें इंडिया की बहुत ही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल विक्ट्री हुई थी। और ये आज से नहीं हो रहा। चाइनीज रिलेटेड इंसिडेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें इंडिया ऑलमोस्ट हर बार विजेता निकल के आया, उसे डाउन प्ले किया गया। चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ आज से नहीं पिछले 60 साल से चलता आ रहा है। 1962 के वॉर के बाद जो कि मेनली लद्दाख में लड़ा गया, 62 में पहला वॉर और 65 में दूसरा जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ा गया। इंडिया इन मिलिट्री ऑनस्लॉट से निकल ही रहा था कि सिक्किम में 1967 में जब इंडियन आर्मी की 70th इंजीनियर रेजिमेंट ईस्टर्न बॉर्डर पे बार्ब्ड वायर लगा रही थी, तब चाइनीज ने उनपे मीडियम मशीन गन से फायर खोल दिया और ऐसे शुरू हुई नाथुला और चोला की लड़ाई, जिसका रिजल्ट सुनकर आप शायद चौंक जाएं। ये लड़ाई भले ही चीनियों ने शुरू की, लेकिन इनके साथ लड़ी लगभग हर लड़ाई की तरह इसका अंत भी भारतीय सेना ने ही किया। सितंबर में नाथुला में और अक्टूबर में चोला में इंडियन आर्मी का किल टू डेथ रेशियो ऑलमोस्ट 4:1 का रहा। मतलब हमारे हर सैनिक की कुर्बानी पे हमने 4 नूडल्स खा लिए थे। और मजे की बात देखिए कि चाइनीज ने मेजर सगत सिंह जो कि जीओसी थे उस एरिया में डिप्लॉयड 17 माउंटेन डिवीजन के, उन्हें नाथुला विकेट करने का अल्टीमेटम दिया, जो कि जनरल सगत सिंह ने रिफ्यूज किया। मेजर जनरल सगत सिंह के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। जिन्हें नहीं पता ये कौन है, आप इस पिक्चर को तो जरूर जानते होंगे। तो ये जो बंदा जनरल नियाजी से साइन करवा रहा है वही है जनरल अरोरा। जनरल अरोरा उस टाइम 33 कोर के कोर कमांडर थे। 67 के बाद इंडिया के लगातार चाइनीज के साथ स्टैंड ऑफ होते रहे, जिसमें से 1986 का स्टैंड ऑफ बहुत ही आइकॉनिक था, जो अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरुंग चो में हुआ था, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे भी चाइनीज ने दादागिरी और रैपिड डिप्लॉयमेंट से इनिशियली इंडियन आर्मी को डराने की कोशिश करी, और यहाँ भी इंडियन आर्मी ने रातों रात 5th माउंटेन डिवीजन से एक ब्रिगेड एयरलिफ्ट करके डिप्लॉय कर दी उस एरिया में, जिससे चाइनीज न केवल शॉक थे बल्कि पीछे भी हटने लगे थे। उस टाइम इंडियन आर्मी के चीफ जनरल सुंदर जी थे, एक और इंडियन आर्मी का आइकॉनिक चेहरा जिन्होंने इनफेमस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की नींव रखी थी। स्टैंड ऑफ चलते रहे 2013 डीबीओ, 2014 चुमार और फिर हुआ 2017 में डोकलम। अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये इतने डेस्परेट है क्यों चाइनीज, तो इसका जवाब है चाइनीज और इंडिया के अराउंड 80% बॉर्डर बहुत रफ हिमालयन टेरेन में है, और इस टेरेन को क्रॉस करने के 62 पासेज या रास्ते हैं, जिसमें से 61 रास्ते हमारे कब्जे में हैं। लेकिन डोकलम का केस बहुत अलग है और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। डोकलम स्टैंड ऑफ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टैंड ऑफ शुरुआत में इंडिया वर्सेस चाइना नहीं था, यह था चाइना वर्सेस भूटान के बीच। और बेहतर कॉन्टेक्स्ट के लिए चलिए मैं आपको थोड़ा सा डोकलम का ज्योग्राफी दिखा देता हूँ। यह है डोकलम प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पहाड़ों के बीच एक छोटी समतल या थोड़ी सी प्लेन टाइप की जगह। इसके इस साइड भूटान है, इस साइड इंडिया और इस साइड चाइना। डोकलम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना दोनों के लिए। चाइना के लिए इसलिए क्योंकि सिक्किम फ्रंट पे जो चाइना का सबसे बड़ा मिलिटराइज जोन है, जिससे यादोंग काउंटी या फिर चुम्बी वैली भी कहा जाता है, उसे डोकलम एक वेंटेज पॉइंट प्रोवाइड करता है इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डोकलम प्लेट्यू चाइना को डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक व्यू देता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, और इंडिया के इस एरिया में सबसे बड़े एडवांटेज पे खतरा बन जाता है, जो कि है इंडिया की चुम्बी वैली की हर स्ट्रेटेजिक हाइट पे कब्जा। लद्दाख की तरह सिक्किम में भी फिंगस जैसे पहाड़ हैं। ये फिंगस चुम्बी वैली में जाके मिलती हैं, लेकिन इनकी हाइट्स पे इंडियन आर्मी का कब्जा है। इसी कारण चुम्बी वैली चाइनीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस कम और एक ग्रेवयार्ड ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक रास्ता है इतनी नैरो वैली में, जिसको इंडियन आर्टिलरी विद इन आवर्स बंद कर सकती है। लेकिन अगर चाइनीज डोकलम पे मिलिट्री एसेट एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे हाइटेड पोजीशंस को न केवल कुछ हद तक चैलेंज कर पाएंगे, पर चुम्बी वैली के पीएलए फ्रैक्शन को पैसेज दे पाएंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जो कि यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 2017 का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ जब चाइनीज ने भूटान की टेरिटरी में रोड बनाना शुरू किया, और भूटान ने उस पे ऑब्जेक्शन उठाया, पर चाइनीज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया ना केवल इंटरवीन करेगा बल्कि बहुत अग्रेसिवली इंटरवीन करके उनके प्रोजेक्ट्स खत्म कर देगा। ये स्टैंड ऑफ 2 महीने से भी ज्यादा चला। इसमें कई सोल्जर्स हमारे और उनके इंजर्ड भी हुए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द स्टैंड ऑफ चाइनीज अग्रेशन को ठंडा किया गया और उन्हें वापस भेजा गया। 2017 से अब तक काफी कुछ बदल चुका है।
चाइनीज ने इस एरिया में बहुत डेवलपमेंट करने की कोशिश की ताकि वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपा सके और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को काउंटर कर सके, और ये है इंडिया की सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे डोमिनेशन। ये जो यादुंग काउंटी आप देख रहे हैं, यही वैली किसी भी चाइनीज अग्रेशन का हार्ट होती इंडिया के अगेंस्ट। बट चाइनीज ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये वैली ही उनके लिए सबसे बड़ा डेथ ट्रैप है, क्योंकि हैवी मूवमेंट्स इन शॉर्ट टाइम एक्सप्लॉइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और क्योंकि इंडियन आर्मी सारी स्ट्रेटेजिक हाइट संभाले हुए हैं, तो चाइनीज विल बी सिटिंग डक फॉर द इंडियन आर्मी। डोकलम न केवल इररिलेवेंट हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, बल्कि अनरीचेबल भी। इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स टाइम LAC स्टैंड आउट 2020 के टाइम चाइनीज ने देखा है, और उन्होंने ये भी देखा है कि इंडियन आर्मी कितनी फास्ट है माउंटेन वॉरफेयर में। जब हमने 29 अगस्त 2020 को ब्लैक टॉप को प्रीएम्प्टिवली सिक्योर कर लिया था चाइनीज मूवमेंट देख के, पर लद्दाख और सिक्किम में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ के लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट है माउंटेन वॉरफेयर में, वो इंडियन आर्मी की काफी रिफाइंड है। और जिस हिसाब का डिफेंस इंडियन आर्मी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, उस हिसाब से चुम्बी वैली के थ्रू कोई भी पुश सुसाइडल ही होगा। चाइनीज ने सारी ट्रिक आजमा ली थी स्टैंड ऑफ में, बेतुके और धमकी भरे मीडिया कैंपेन से लेके फॉल्स इन्फॉर्मेशन तक स्प्रेड करने की कोशिश की। चीनी इतना डेस्परेट हो गए थे कि कभी वो ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी को ये पहले से बता दिया गया था एज अ गुडविल जेस्चर कि हम लोग यहाँ पे रोड बिल्ड करेंगे, जबकि इंडियन कमांडर्स ने इस क्लेम को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। आप चाइनीज डेस्पिरेशन इसी से समझ सकते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से ओरिजिनेट हुआ था। जो ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे वो बताते हैं कि दोनों आर्मीज का प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ इंडियन आर्मी के सैनिक पूरे टाइम अपनी जगह से हिले तक नहीं, वहीं चीनी छोटे छोटे सिगरेट ब्रेक्स के लिए भाग जा रहे थे। इंडियन आर्मी ने इसी टाइम ये ऑब्जर्व किया कि चाइनीज ने वहाँ पे अपने बंकर बनाना शुरू कर दिए थे, जो ये सिग्नल करता था कि वो डिफेंसिव हो रहे हैं, और दे नो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी। डोकलाम में हार के बाद चाइनीज को ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ वो नहीं जीत सकते, उन्हें कोई दूसरा फ्रंट खोलना होगा। कई स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक्सपर्ट ने ये स्पेकुलेट किया था कुछ न्यू रोड्स देख के कि इंडिया ने डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो दिया, पर ऐसा लगता है कि इन्हीं एक्सपर्ट्स ने डेलिबरेटली इंडिया का टेक्टिकल एडवांटेज को नजरअंदाज ही कर दिया। आप दिखाने के लिए रोड बना सकते हैं, पर क्या मतलब जब हम आपकी रोड पे डोमिनेटिंग हाइट से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आर्टिलरी शेलिंग कर सकते हैं। कारगिल के बाद इंडियन गनर्स की एक्यूरेसी पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। So you have lost vantage point, you have cornered in a narrow valley with just one escape route, and you are facing one of the most toughest and elite mountain warfare army of the world. The odds are heavily against you, and the Chinese know it. ऐसा माना जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कन्वेंशनल कम लेकिन अनकन्वेंशनल फॉर्म में ज्यादा थ्रेट है। इस एरिया में कई मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं जो कि एक सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे देश के अंदर से ही इस कॉरिडोर के खिलाफ आवाजें उठी थी। तो मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। इसका मतलब ये तो है कि दुश्मन जानता है कि इस वीक स्पॉट को कैसे टारगेट किया जाए, जिसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस पे है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में हमने कई लेयर्स की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखने को मिले हैं, और कैसे भी थ्रेट के लिए स्टेट्स काफी प्रिपेयर्ड रहती हैं, क्योंकि ये अपनी SOPs को पॉलिश करती रहती हैं बाय सिमुलेशन टाइम टू टाइम। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द नेशन इज इन सेफ हैंड्स, व्हिच आर प्रीटी कैपेबल टू सर्व द स्पाइसिएस्ट गोलगप्पास।